हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेक्शन 7 से लेके सेक्शन 12 तक ऑफ आर्म्स एक्ट। तो अगर आपने सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 6 तक जो हम ऑलरेडी आर्म्स एक्ट के कवर कर चुके हैं, अगर वो नहीं देखे हैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट का एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक कीजिए और वहां पर आपको अभी तक हमने एपीओ सीरीज के अंदर जितना कुछ पढ़ा है, जो जो सब्जेक्ट्स कवर किए, जो सेक्शंस कवर किए, सब कुछ मिल जाएगा। तो बिना देर की करे आप उन वीडियोस को जरूर देखिए ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपको किसी भी पीपीटी को डाउनलोड करना है, कोई भी स्टडी मटेरियल जो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, आप उसको डाउनलोड करना चाहते हो तो अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक भी अवेलेबल है। तो आप चाहें तो इन पीपीटीज को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो और फ्यूचर में अपने रेफरेंस के लिए काम में ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, आपका अपना लीगल चैनल। और अभी तक हम आर्म्स एक्ट के अंदर सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 6 तक कवर कर चुके हैं और आज हम कवर करेंगे सेक्शन नंबर 7 से लेके सेक्शन नंबर 12 तक। तो चलिए सबसे पहले कवर करते हैं सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 क्या बात करता है, देखो अभी तक हमने सेक्शन नंबर 3 के अंदर और सेक्शन नंबर 4 के अंदर हमने फायर आर्म्स एंड आर्म्स की बात की थी, ओके। लेकिन सेक्शन नंबर 7 के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रोहिबिटेड फायर आर्म्स की, प्रोहिबिटेड आर्म्स की। और देखो आर्म्स एंड प्रोहिबिटेड आर्म्स, फायर आर्म्स एंड प्रोहिबिटेड फायर आर्म्स में डिफरेंस होता है और ये हम डेफिनेशन क्लॉज के टाइम पर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आई होप अगर आपने वीडियो देखा हो और अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको याद होगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। और अगर नहीं देखा है तो अगेन जाइए प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए और वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको प्रोविजन समझने में कोई दिक्कत ना है और आपको ये ना लगे कि सेक्शन 7 अलग से क्यों दिया हुआ है जब हमारे पास ऑलरेडी सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4 है। तो देखो सेक्शन नंबर 7 क्या बोलता है, नो पर्सन शेल डील विद एनी प्रोहिबिटेड आर्म्स और प्रोहिबिटेड एमिनेशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज अनलेस ही हैज बीन स्पेशली ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। तो देखो वो क्या क्या नहीं कर सकता है। अगर आप किसी भी प्रोहिबिटेड आर्म से डील करते हो और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पेशली ऑथराइजेशन नहीं मिला तो आप नहीं कर सकते उससे डील। अब डील करने में क्या क्या रहा, सबसे पहले एक्वायर और हैव इन पोजीशन और कैरी एनी प्रोहिबिटेड आर्म। दूसरा यूज, मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसफर, कन्वर्ट, रिपेयर, टेस्ट और प्रूफ। ठीक है, तो आप ये भी नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते हो, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते यानी कि प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, सेल नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये कुछ भी काम आप नहीं कर सकते हो। अगर आपको याद हो तो सेक्शन नंबर 5 जो है वो किससे डील करता है, यूज, मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसफर, कन्वर्ट, रिपेयर, टेस्ट और प्रूफ, बट वो बात करता है आर्म्स की, फायर आर्म्स की। यहां पे प्रोहिबिटेड आर्म और प्रोहिबिटेड फायर आर्म की बात की जा रही है, प्रोहिबिटेड एमिनेशन की बात की जा रही है। सी, एक्सपोज और ऑफर फॉर सेल और ट्रांसफर और हैव इन पोजीशन फॉर सेल, ट्रांसफर, कन्वर्जन, रिपेयर, टेस्ट और प्रूफ। तो ये वाला काम भी आप नहीं कर सकते। अगेन ये सेक्शन 5 के अंदर जो दिया होता है ये वही चीज है, बस यहां पर बात की गई है प्रोहिबिटेड आर्म की। तो आपको ध्यान रखना है सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 आपकी बात करते हैं आर्म्स, एमिनेशन एंड फायर आर्म्स की, जबकि जो सेक्शन नंबर 7 है ये प्रोहिबिटेड आर्म्स एंड एमिनेशन की बात करता है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे आप एमसीक्यू सॉल्व करो या फिर मेंस के टाइम पर सॉल्व करो, आपको ध्यान रखना है कि आपसे स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड फायर आर्म्स के बारे में पूछा जा रहा है, प्रोहिबिटेड एमिनेशन के बारे में पूछा जा रहा है या फिर नॉर्मल आर्म्स एंड एमिनेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये है हमारा सेक्शन नंबर 7। तो ये इस तरीके से आप सेक्शन नंबर 7 को कवर कर सकते हो। एक्सेप्शन जो हमने पढ़ा है यहाँ पर कि भैया आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑथराइजेशन लगेगी, तो ये यहाँ पर एज एन एक्सेप्शन दिया हुआ है। तो ये अगर आप पीपीटी से कवर कर लेते हो तो आपको सेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर आप फिर भी डाउट में हो कि नहीं सर जो पढ़ा रहे हैं पीपीटी में कुछ मिस ना हो जाए, तो मैं आपको अश्योरेंस देता हूं, आप चाहे तो ये पीपीटीज कवर करते हुए डायरेक्ट अपने सामने ओपन कर सकते हैं और आप मिला सकते हैं कि क्या कोई इंपॉर्टेंट डिटेल मिस तो नहीं हो गई है, क्योंकि यहां पर आपको कोई भी डिटेल मिसिंग नहीं नजर आने वाली है। लेकिन फिर भी आपके अश्योरेंस के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं सेक्शन नंबर 8 के ऊपर। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा जो काइंड ऑफ मेरे लिए भी मैंडेटरी हो जाता है टीम की साइड से, कि मैं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दूं जो हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई है। सबसे पहले अगर आप किसी भी तरीके से टेस्ट सीरीज का बेनिफिट लेना चाहते हैं, चाहे प्री हो या मेंस हो, आप हमसे जुड़ सकते हैं। प्री के अंदर आपको मिनिमम 20 टेस्ट मिलेंगे और मेंस की टेस्ट सीरीज में मिनिमम 35 टेस्ट मिलेंगे। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर मिनिमम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए हम हमेशा जो नंबर ऑफ टेस्ट बताते हैं वो एटलीस्ट वो तो बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं, बट उससे एडिशन में जरूर प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पर आप मान के चलिए प्री के अंदर आपको 25 से 30 के बीच में पेपर मिलने वाले हैं और वहीं पर यहाँ मेंस की टेस्ट सीरीज में 40 से लेके 45 के बीच में पेपर मिलेंगे। मिनिमम है
इससे ज़्यादा ही मिलेंगे। तो अगर आप इन चीज़ों का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप उठा सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज आपको ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड में अवेलेबल रहेगी। और मेंस की अगर मैं टेस्ट सीरीज की बात करूँ जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा इशू आता है, तो देखिए आपकी जो आंसर शीट है विद इन 2 to 3 डेज चेक होकर आपको मिल जाएगी। और जो सारी टेस्ट सीरीज है ना के जो टेस्ट होने वाले हैं वो टीचर ही चेक करेंगे। बहुत बार बच्चों ने भी फील किया होगा और बहुत बार उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा होगा कि उनकी जो टेस्ट पेपर्स होते हैं ना, टेस्ट शीट जो होती है वो टीचर्स चेक नहीं करते, बाकी इंस्टीट्यूट में कोई जो स्टाफ मेंबर होता है वो चेक कर रहा होता है बैठ के। अब एक टीचर में और एक स्टाफ मेंबर में बहुत फर्क होता है और ये आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब आप पे करते हो किसी भी चीज़ के लिए, आप जब फैसिलिटी के लिए पे कर रहे हो और आपके दिमाग में ये कि भैया टीचर ही मेरी कॉपी चेक करे तो वही करने चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको एश्योरेंस के साथ ये बता सकता हूँ कि जो आपकी आंसर शीट होगी वो टीचर ही चेक करेंगे, मैं चेक करूंगा या फिर जो बाकी एसोसिएट टीचर्स है वो चेक करने वाले हैं। तो आपको विद इन 2 to 3 डेज में आंसर शीट चेक होकर मिलेगी। उसके बाद आपका 1-on-1 सेशन कंडक्ट किया जाएगा उस टीचर के साथ जिसने आपकी आंसर शीट चेक की है, ताकि आप उस आंसर शीट से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको अभी क्लासेस लेने की जरूरत है तो आप हमारा फाउंडेशन बैच जो आरपीएससी यूपी के लिए हमने स्टार्ट किया है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच अगेन आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में अवेलेबल रहेगा। आप चाहे हमसे ऑनलाइन मोड में अटैच हो या फिर ऑफलाइन मोड में क्लासेस लें, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल रहेंगी टिल द फाइनल एग्जाम, यानी कि 27 दिसंबर तक सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड वे में अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा डेली आपके क्लास टेस्ट करवाए जाएंगे प्री के एज वेल एज मेंस के। मेंस में फिर से आपको वही फैसिलिटी दी जाएगी, विद इन 2 to 3 डेज आंसर शीट चेक होकर मिल जाएगी। आपका 1-on-1 सेशन कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि जो फैसिलिटी आप टेस्ट सीरीज में लोगे वही फैसिलिटी आपको बैच में भी मिलने वाली है। इसके अलावा आपके लिए स्पेसिफिकली मेंटर अलॉट किए जाएंगे ताकि आपको अगर कोई भी इशू हो किसी भी टॉपिक को लेके, किसी भी इशू को लेके, इवन अगर आपको इन जनरल प्रिपरेशन से भी लेके कोई इशू है तो आप टीचर उस मेंटर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो ये कुछ स्पेशल चीजें जो हम बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7231846865 पर। तो चलिए अब आगे चलते हैं हमारे लेक्चर के ऊपर। तो देखिए सेक्शन नंबर 8 ये बोलता है कि भाई आप अगर किसी भी फायर आर्म को इस्तेमाल करते हो तो फायर आर्म का, हर एक फायर आर्म का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो उस फायर आर्म के ऊपर लिखा होता है। आप उस नंबर से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। क्रक्स ये है सेक्शन 8 का, छेड़छाड़ नहीं होगी। अब छेड़छाड़ के नाम पे आप क्या क्या नहीं कर सकते हो, क्या क्या और भी प्रोहिबिशन लगे हुए हैं सेक्शन 8 में, चलिए कवर करते हैं। सबसे पहले सबसेक्शन 1 हम कवर करने वाले हैं। वो क्या बोलता है, नो पर्सन शेल obliterate, remove, alter or forge any name, number or other identification mark stamped or otherwise shown on a firearm or ammunition। अब ये यानी कि आप ये काम नहीं कर सकते, obliterate नहीं कर सकते, remove नहीं कर सकते, alter नहीं कर सकते, forge नहीं कर सकते। क्या क्या नहीं करोगे, नाम और नंबर या फिर कोई भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर उस पर लिखा हुआ है तो। लेकिन अब इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, देखो ऑब्लिटरेट करने का मतलब होता है कि ये जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है आपने उसको इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है कि अब कोई भी उसको पढ़ नहीं सकता। एंड की 4 डिजिट मिटा दी, या फिर इसमें इस तरीके से स्क्रैचेस मार दी कि समझ में नहीं आ रहा, 3 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है, 0 पे स्क्रैचेस मार दी, 0 बन गया 8। तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो हो गया ऑब्लिटरेट करना। रिमूव करना यानी कि आपने इसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया, यानी कि जो मार्क ये नंबर लिखा हुआ है इसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया। वहीं पर अगर मैं बात करूं ऑल्टर करने की, तो जिस तरीके से 1 2 3 लिखा हुआ है आपने उसको ऑल्टर करके 1 2 6 कर दिया, 1 2 7 कर दिया या 2 2 3 कर दिया, इस तरीके से इस नंबर को आपने ऑल्टर कर दिया। फॉर्ज करना यानी कि इसके ऊपर किसी भी तरीके से कोई मार्क नहीं था या फिर आपने ओरिजिनल मार्क को रिमूव किया और उसके ऊपर एक फर्जी मार्क, जो फर्जी नंबर जो है वो डाल दिया, तो ये होता है फोर्ज करना। तो इस तरीके से आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो आपके फायर आर्म के साथ। क्या ये चीज क्लियर हो गई है? तो आपके पास जो फायर आर्म होता है उसके ऊपर जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो इसलिए दिया होता है ताकि अगर गलती से वो फायर आर्म कहीं से मिले, किसी भी क्राइम से रिकवर हो या फिर कहीं से भी रिकवर हो, तो उस आइडेंटिफिकेशन नंबर को देख के पता लगाया जा सके कि उसका रियल ओनर कौन है। देन सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि आप किसी भी ऐसे फायर आर्म को सेल या फिर ट्रांसफर नहीं कर सकते जिसके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का कोई मार्क नहीं लिखा हुआ है या फिर किसी भी तरह का कोई नाम उसके ऊपर नहीं है, मैन्युफैक्चर नंबर नहीं है, फिर अदर आइडेंटिफिकेशन मार्क उसके ऊपर नहीं लगा हुआ है। तो यानी कि जो सबसेक्शन 1 है वो ये बोलता है कि आप पजेस नहीं करोगे, वो ऐसे काम नहीं करोगे, यानी कि 1 आपको काम करने के लिए मना करता है और जो सबसेक्शन 2 है वो ये बोलता है कि आप ऐसे फायर आर्म को सेल नहीं कर पाओगे, ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। ओके,
तो कोई भी फायर आर्म है उसके ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या ये प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो आप सेल कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, अगर प्रेजेंट नहीं है तो फिर आप उसको सेल भी नहीं कर पाओगे और ट्रांसफर भी नहीं कर पाओगे। तो क्या क्या आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर मेंशन किए गए, मार्कर मेकर्स नेम, मैन्युफैक्चरर्स नंबर, अदर आइडेंटिफिकेशन मार्क, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बताएगी। तो इस तरीके की सारी चीजें आपको वहां पर मेंशन करनी पड़ेगी। क्या चीज क्लियर हो गई है? ये है आपका सबसेक्शन 2। अब चलते हैं सबसेक्शन 3 के ऊपर कि प्रिजम्पशन क्या होगा। अगर कल को पुलिस ने मेरे पोजीशन से एक फायर आर्म पकड़ा और उस फायर आर्म के ऊपर किसी भी तरीके का आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं, कोई मार्क नहीं है, और मैं बोलता हूं अरे साहब मुझे तो पता ही नहीं था कि किसने मिटा दिया, मेरे को तो जिसने दिया था उसी ने मिटा के दिया, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे प्रिजम्पशन क्या लिया जाएगा? प्रिजम्पशन ये लिया जाएगा कि अगर इस तरीके से आपने उस मार्क के साथ कोई भी छेड़छाड़ की है तो भैया आपने ही वो काम किया है, किसी थर्ड पार्टी ने नहीं किया है, यानी कि प्रिजम्पशन आपके अगेंस्ट में रहेगा, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर रहेगा कि साहब मैंने नहीं मिटाया था, गलती से मिट गया, या जिसने मुझे दिया था उसने तो मुझे ऐसे दिया था। हो सकता है ना आप किसी गन परचेज करो और उसने उस गन के ऊपर जो मार्क था उसको ऑल्टर कर दिया था या वो फोर्ज कर दिया था। अब आप कैसे पता करोगे ऑल्टर किया फोर्ज किया? उसने इतनी अच्छी कॉपी बनाई तो आप तो आ गए लपेटे में। अब क्या होगा, जब पुलिस पकड़ेगी तो आपको पकड़ेगी और आपको ये प्रूव करना होगा कि साहब जब मैंने लिया था ना तब इसमें ये लिखा हुआ था तो मैंने नहीं किया है। अदरवाइज क्या प्रिजम्पशन लिया जाएगा कि आपने ही ये सारी इलीगल एक्टिविटी की है। ओके, whenever any person has in possession any firearm without such name, number or other identification mark, or on which such name, number or other identification mark has been obliterated, removed, altered, forged, it shall be presumed, देखो shall be presumed unless the contrary is proved that he has obliterated, removed, altered, forged that name, number or other identification mark। यानी कि कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगा कि आपने ही वो काम किया है, बट हाँ ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है और यहाँ पे रिबर्टल का आपके पास ऑप्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, यानी कि आपको ये मौका दिया जाएगा कि आप प्रूव कर सकते हो कि साहब मैंने ये काम नहीं किया था, किसी और ने किया। इसका एक्सेप्शन क्या है? यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी जो प्रोविजो में, in relation to a person who is in possession at the commencement of this act any firearm without such name, number or the identification mark stamped or otherwise shown thereon, the provision of this subsection shall not take effect until after the expiration of 1 year। यानी कि जब ये एक्ट हमारा 1959 वाला जो एक्ट है वो जब इंप्लीमेंट हुआ था, वो एनफोर्सेबल हुआ था, अगर उस समय पर किसी के पास कोई ऐसा फायर आर्म है जिसके ऊपर इस तरह के आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है तो उसके पास 1 साल का समय, वो 1 साल में उस फायर आर्म को डिपॉजिट करेगा या फिर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करेगा कि सब ये मार्क है, फिर जो अथॉरिटी जो डिसीजन लेगी उसको फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि 1 साल का आपको ग्रेस पीरियड दे दिया है कि आप उस 1 साल के अंदर अंदर इस प्रोविजन से क्या कर लो, कंप्लाई कर लो, अदरवाइज आपके अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है। ये है हमारा सेक्शन नंबर 8। अब चलिए अब चलते हैं हम सेक्शन नंबर 9 के ऊपर। हाँ, 9 ये बोलता है कि भैया कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो आर्म्स फायर आर्म को पजेस नहीं कर सकते। अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से आप पजेस करोगे, यानी कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन सेक्शन 9 ये बोलता है कि भाई साहब आपको लाइसेंस मिलेगा ही नहीं, यानी कि आप पजेस ही नहीं कर पाओगे। अगर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते भी हो तो आपको लाइसेंस ग्रांट नहीं किया जाएगा। तो 3 ऐसे इंडिविजुअल है जिनको लाइसेंस ग्रांट नहीं किया जाएगा। सबसे पहले, अगर आपकी उम्र 21 साल से कम है तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। दूसरा, आप क्या हो चुके हो, कन्विक्ट हो चुके हो, ऑलरेडी कन्विक्ट हो चुके हो किसी ऑफेंस के लिए, और ऑफेंस कौन सा है, जिसके अंदर या तो वायलेंस इन्वॉल्व है या फिर मॉरल टर्पिट्यूड वाला कोई ऑफेंस है। जैसे कि आपने किसी का मर्डर कर दिया तो उसके अंदर वायलेंस इन्वॉल्व है, तो यानी कि आपको यहां पर लाइसेंस ग्रांट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने ऑलरेडी कोई इस तरीके का क्राइम किया हुआ है जिसमें वायलेंस और मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व है तो आपको लाइसेंस ग्रांट नहीं किया जाएगा। लेकिन कब तक? क्या लाइफ टाइम के लिए बैन लग गया? नहीं, जिस दिन आपका कन्विक्शन हुआ है, ठीक है, कन्विक्शन हुआ है उसके बाद आप सजा भुगतोगे। सजा भुगतने के, यानी कि जब आपका सेंटेंस खत्म हुआ, अगर मैं बोलता हूं कि आज फॉर एग्जांपल 15 जुलाई है, 15 जुलाई 2026, और मुझे यहां पर किसी एक ऐसे ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर दिया गया जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, वायलेंस, और मुझे कन्विक्ट किया गया 3 साल के लिए, यानी कि टिल 2029 में कहां रहने वाला हूं, जेल में रहने वाला हूं। तो टिल 2029 तो मैं जेल में रहूंगा, उसके बाद 5 साल और, यानी कि टिल 2034 मुझे लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो क्या बोला गया, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 years आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द सेंटेंस,
यानी कि जितना सेंटेंस था वो जिस दिन एक्सपायर होगा उसमें आपको 5 साल और एड ऑन करने हैं, यानी कि उतने टाइम पीरियड तक आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। और तीसरा, बाउंड टू कीप पीस और फॉर गुड बिहेवियर, यानी कि देखो सीआरपीसी के अंदर आप चैप्टर नंबर जब 8 देखते हो तो वहां पे लिखा होता है कि कुछ होता है ना उदंड प्रवृत्ति के लोग कि भैया समाज के अंदर वो थोड़ा माहौल खराब करते रहते हैं, सोसाइटी के अंदर माहौल खराब करते रहते हैं। तो क्या करते हैं ना कि हमारे पास अथॉरिटीज हैं, उनके पास ये पावर है कि उस इंसान को बोलेंगे भैया बॉन्ड फिल कर, ताकि अगर कल को तूने इस तरह की कोई हरकत की तो तेरे अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ ऑर्डर किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में ऑलरेडी पास हो चुका है तो अब उसको भी क्या नहीं मिलने वाला है, लाइसेंस नहीं मिलने वाला है। लेकिन कब तक नहीं मिलेगा, जब तक कि वो जो बॉन्ड है, ठीक है, वो एक्सपायर ना हो जाए। यानी कि अगर कल को मेरे अगेंस्ट में ऐसा कोई ऑर्डर पास हो जाता है और 1 साल का मुझे बॉन्ड देना था, ठीक है, तो 1 साल तक मुझे लाइसेंस नहीं मिलेगा, उसके बाद मैं लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता हूं। ये बोलता है हमारा सेक्शन 9(1)(a। क्या ये चीज क्लियर हो गई है? तो ये सारे लोग ना तो फायरआर्म को एक्वायर कर सकते हैं, ना पजेस कर सकते और ना ही कैरी कर सकते हैं। देन ये अब हमारी बात आती है कि भैया अभी तो बात चल रही थी कि उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा, अब यहां पर ये बोला गया है कि जिन लोगों को सबसेक्शन 1 के अंदर प्रोहिबिट किया जा रहा है उनको कोई सेल आउट भी नहीं करेगा, यानी कि वो खुद तो पजेस कर नहीं पाएंगे और अगर कोई उन्हें सेल आउट करता है तो जो सेल कर रहा है उसकी भी लाइबिलिटी यहां पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर उनकी लाइबिलिटी भी इस तरीके से उनके ऊपर इंपोज कर दी गई है। तो क्या बोला गया, नो पर्सन शेल सेल और ट्रांसफर एनी फायरआर्म और एम्युनिशन टू और कन्वर्ट, रिपेयर, टेस्ट और प्रूव एनी फायरआर्म और एम्युनिशन फॉर एनी अदर पर्सन whom he knows or has reason to believe। यानी कि भैया उसे पता था या उसको क्या था, ये रीजनेबल एप्रीहेंशन था, रीजन टू बिलीव, उसके पास इतनी नॉलेज थी कि उसको डाउट था कि यार ये हो सकता है ये इंसान 21 साल से छोटा है, फिर भी उसने उसको सेल आउट कर दिया, तो भैया अब आपकी भी लाइबिलिटी बनती है। जो परचेज कर रहा है उसकी तो लाइबिलिटी है ही है, जो सेल आउट कर रहा है उसकी भी लाइबिलिटी बनती है। तो देखो इसको डायग्राम से समझो कि भैया कोई सेलर है या फिर ट्रांसफरर है, क्या उसको ये पता है या फिर उसके पास रीजन टू बिलीव है कि जो बायर है वो क्या है, या तो प्रोहिबिट किया जा चुका है उसको सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर, या फिर वो अनसाउंड माइंड का है, यानी कि वो पर्सन 21 साल से छोटा है, कन्विक्टेड है किसी वायलेंट क्राइम के लिए या फिर मोरल टर्पिट्यूड वाले क्राइम के लिए, या फिर उसको चैप्टर 8 ऑफ सीआरपीसी के अंदर बॉन्ड फिल करने के लिए बोला है। ये 3 तो आपको क्लॉज ए के अंदर देखने को मिल जाएगी। और चौथी कंडीशन क्या है, अनसाउंड माइंड। तो अगर इनमें से कोई एक कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो अगर वो फॉल कर रहा है उस कैटेगरी में तो प्रोहिबिटेड है, आप उनको फायरआर्म सेल आउट नहीं करते। लेकिन अगर वो कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा है तो आप उनको क्या कर सकते हो, फायरआर्म सेल आउट कर सकते हो, राइट। तो क्या नहीं होना चाहिए, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर वो फॉल नहीं करने चाहिए और ना ही वो अनसाउंड माइंड के होने चाहिए। तो अगर वो इस कैटेगरी में फॉल कर गए तो उनको आप सेल आउट नहीं कर सकते, अगर इस कैटेगरी में फॉल नहीं करे तो आप उनको सेल आउट कर सकते हो। ये है सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। अब आगे चलते हैं। अब देखो सबसेक्शन 2 क्या है। सबसेक्शन 2 जो है सेक्शन 9 का, वो किसकी बात करता है, एक एक्सेप्शन प्रोवाइड करवाता है जो हमने सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के अंदर जनरल रूल पढ़ा है उसका। अब क्या है एक्सेप्शन, देखिए, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज 1, अ पर्सन हु हैज अटेन्ड the prescribed age limit may use under prescribed conditions such firearm as may be prescribed in the course of his training in the use of such firearm। यानी कि ये बोल दिया गया कि भैया आपके प्रोहिबिशन लग गया, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ। देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, इस बात का ध्यान रखना, यहां पर इन जनरल इसकी बात नहीं की गई है, स्पेसिफिकली इसकी जो यहां पर क्लॉज स्पेसिफिकली मेंशन्ड है उसकी बात की जा रही है। और वो क्लॉज स्पेसिफिकली बात करता है पर्सन बिलो द एज ऑफ 21 ईयर, यानी कि अगर आप 21 साल से छोटे हो तो ही ये एक्सेप्शन एप्लीकेबल है। लेकिन अगर आप कन्विक्ट हो या फिर आपके अगेंस्ट में बॉन्ड आपको बॉन्ड फाइल करने के लिए ऑर्डर इश्यू हो गया था तो ये एक्सेप्शन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 21 साल से छोटे लोगों के पास ही एक्सेप्शन अवेलेबल है। तो एक्सेप्शन क्या बोलता है, अगर आप 21 साल से छोटे हो बट सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बावजूद एक प्रिस्क्राइब्ड एज बताएगी कि भैया आप 18 साल के होने चाहिए, 15 के होने चाहिए, 13 के होने चाहिए, कितने साल के होने चाहिए। अगर आपने प्रिस्क्राइब्ड एज अचीव कर ली, यानी कि देखो इसको इस तरीके से समझो कि आप 21 साल से तो छोटे हो,
लेकिन आपने एक प्रिस्क्राइब्ड एज अचीव कर ली है। जैसे कि अगर मैं उसको 16 साल बता देता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ये बताएगी, तो देखो अगर आप 21 साल से आगे हो तब तो आपको लाइसेंस मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, आप सेक्शन 9 की जो बाकी कंडीशन है उसको वॉयलेट ना कर दो तो लाइसेंस मिल जाएगा। अब 21 साल से छोटे हो तो लाइसेंस नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर आप वो प्रिस्क्राइब्ड एज, जो कौन बताएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, अगर आपने वो प्रिस्क्राइब्ड एज को क्रॉस कर लिया है लेकिन आप 21 साल से छोटे हो तो आपको लाइसेंस तो नहीं देंगे हम, लेकिन आप क्या कर सकते हो, फायर आर्म को यूज कर सकते हो। लेकिन कैसे यूज करोगे, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेनिंग। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो अगर आपको ट्रेनिंग करनी है तो आपको फायर आर्म तो लगेगा ना। आप किसी भी बच्चे को ये तो बोलोगे नहीं बेटा 21 साल तक रुक जा, उसके बाद तो ट्रेनिंग स्टार्ट करना, नहीं, आप ट्रेनिंग तो पहले स्टार्ट कर सकते हो। तो इसी रीजन की वजह से आपको लाइसेंस तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप क्या कर सकते हो, अपनी ट्रेनिंग के दौरान फायर आर्म का इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपको यहां पर चीज दी हुई है। क्या चीज क्लियर है? तो यहां पर कंडीशन दे दी गई है, आपने प्रिस्क्राइब्ड एज को क्रॉस कर लिया है, प्रिस्क्राइब्ड फायर आर्म को आप इस्तेमाल करोगे। यूं नहीं बोलोगे भैया मैं प्रैक्टिस करूंगा AK-47 से, नहीं 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 नहीं, जो प्रिस्क्राइब्ड फायर आर्म होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी उन्हीं फायर आर्म को इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद जो कंडीशन होगी उनको फुलफिल करना पड़ेगा, और जो ट्रेनिंग पर्पज है सिर्फ उसी के लिए उस फायर आर्म को इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, देन आगे चलते हैं, हमारा सेक्शन नंबर 10, जो सेक्शन नंबर 10 बोलता है लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ आर्म। देखो अभी तक हमने जितने भी प्रोविजन पढ़े हम इंडिया के अंदर ही खेल रहे हैं, भारत के अंदर ही सारी चीजें चल रही है, लेकिन अब क्या हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी कि एक लेवल अप हो चुका है, इंटरनेशनल लेवल प्लेयर यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे आप कैसे काम करोगे, इंपोर्ट करने के लिए क्या करना होगा, एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना होगा। क्या कोई इंडिविजुअल बिना लाइसेंस के बाहर से इंडिया में आ सकता है वो गन लेके, यानी कि उसके पास उस कंट्री में तो लाइसेंस था लेकिन इंडिया के अंदर लाइसेंस नहीं है, क्या ऐसा कर सकता है क्या? या फिर अगर किसी भी इंसान के पास इंडिया में लाइसेंस है लेकिन उसको एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस नहीं है, क्या वो इंडिया से बाहर किसी भी तरीके से उस फायर आर्म को लेके जा सकता है क्या? तो ये सारी चीजें हम सेक्शन नंबर 10 के अंदर समझने वाले हैं और याद करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 10, सबसेक्शन 1। नो पर्सन शैल ब्रिंग इनटू और टेक आउट ऑफ इंडिया बाय सी, लैंड और एयर एनी आर्म्स और एमिनेशन अनलेस he holds a license issued in accordance with the provision of this act and the rules made thereunder। यानी कि देखो अगर जस्ट बिकॉज आपके पास इंडिया के अंदर लाइसेंस है, फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास फायर आर्म को मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस है, तो क्या मैं उसे एक्सपोर्ट कर पाऊंगा क्या? नहीं, मुझे उसके लिए एक सेपरेट लाइसेंस लेना पड़ेगा। और यही चीज सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 बोलता है कि कोई भी विदाउट लाइसेंस या तो इंडिया के अंदर नहीं ला पाएगा, यानी कि इंपोर्ट नहीं कर पाएगा, और ना ही वो टेक आउट यानी कि एक्सपोर्ट कर पाएगा। कैसे? बाय सी, लैंड और एयर। तो ये तीन ही तो तरीके हैं, या तो आप उड़ के जाओगे या तैर के जाओगे या चल के जाओगे, इसका तो कोई चौथा तरीका नहीं। टेलीपोर्ट अभी हम हो नहीं पा रहे हैं, राइट, क्योंकि अभी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई समझेगा टेलीपोर्ट हो गए तो क्या, जब टेलीपोर्ट होना स्टार्ट होगा तो वहां पे ये भी आ जाएगा। लेकिन अभी तो सी, एयर एंड लैंड, ये तीन ही तरीके हैं किसके, ट्रांसपोर्टेशन के। तो आप इन तीनों तरीके से ना तो बाहर लेके जा सकते हो ना ही इंडिया के अंदर लेके आ सकते हो। अगर आपने लाइसेंस ले लिया है तो आप ऐसा काम कर पाओगे। अब आगे देखो, यहां पर है एक्सेप्शन। मैंने बोला था ना कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, लेकिन एक्सेप्शन भी उसके हैं, जैसे कि क्या कोई इंडिया के अंदर ला पाएगा, क्या कोई इंडिया के बाहर ले जा पाएगा। तो चलिए सबसे पहले एक एक्सेप्शन देखते हैं। अ पर्सन हु सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन में without a license bring into or take out of India arms or ammunition in reasonable quantity for his own private use। यानी कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, जैसा कि सबसेक्शन 1 में बोला गया था, तो आप नहीं लेके आ सकते। लेकिन जो अगर आपके पास ये वाला एक्सेप्शन एप्लीकेबल हो गया, यानी कि आपने प्राइवेट यूज के लिए वो फायर आर्म को लेके गए हो, तो आप ले जा सकते हो, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस है, चलो देखते हैं। सबसे पहले lawfully entitled, he is entitled by virtue of this act or any other law in force to have arms ammunition। यानी कि भैया अगर आप इंडिया के बाहर लेके जाना चाहते हो तो आपके पास एटलीस्ट इंडिया के अंदर उस फायर आर्म को पजेस करने का लाइसेंस होना चाहिए। और अगर आप इंडिया के बाहर से अंदर लेके आ रहे हो तो जिस कंट्री में आप रहते हो उस कंट्री के अंदर आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, he is not prohibited by this act or such other law for from having arms or ammunition। यानी कि मैं बोलता हूं
कि भैया यूएसए के जो आपके आर्म्स लॉ जो हैं वो बड़े ही, मैं बोलूंगा वीक है, तभी तो इतनी गोलियां चलती हैं। तो मैं बोलता हूं कि लेट सपोज कि यूएसए के अंदर आप 18 साल की होके भी फायर आर्म पजेस कर सकते हो, लेट सपोज। लेकिन इंडिया में कितनी एज है? 21 साल। 21 साल से छोटे नहीं कर पाओगे। देखिए 21 साल से छोटे हो तो आपको प्रिस्क्राइब लिमिट क्रॉस करनी होगी और वो भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल कर पाओगे। तो यूएसए में तो आप पजेस कर रहे हो, 18 साल से बड़े हो, लेकिन 21 साल से छोटे हो और आपने AK-47 रखी हुई है, तो क्या आप उसे इंडिया में लेके आ पाओगे? नहीं लेके आ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको ये कंडीशन भी तो फुलफिल करनी है, क्योंकि इंडिया के अंदर पहली बात तो AK-47 जो है वो प्रोहिबिटेड आर्म में आएगी, और दूसरी बात वो इंसान जो है वो क्या है, 21 साल से छोटा है, तो वो फायर आर्म को पजेस नहीं कर सकता अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। तीसरा, रीजनेबल क्वांटिटी में। यार फिर से वही यूएसए वाला एग्जांपल, मान लो यूएसए में आप 10 फायर आर्म रख सकते हो, तो आप 10 फायर आर्म लेके घूम क्यों रहे हो? रीजनेबल क्वांटिटी क्या होती है? एक हो सकता है, दो हो सकता है, उससे ज्यादा क्या करोगे? आपको कोई जंग लड़ने थोड़ी ना जा रहा है, कोई यहाँ पे कोई मूवी थोड़ी ना चल रही है कि आप मुन्नी को इंडिया से बाहर लेके जा रहे हो या इंडिया के अंदर कुछ ला रहे हो। नहीं, प्राइवेट यूज के लिए होता है, तो एक या दो आप अपने पास रखो, बाकी मत रखो। तो इसीलिए इवन तो आपके पास लाइसेंस है और आपकी एज भी सफिशिएंट है, बट स्टिल आपको रीजनेबल क्वांटिटी में वो रखना है। और तीसरा मतलब फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन कि आप अपने प्राइवेट यूज के लिए उसे लेके आए हो, सिक्योरिटी पर्पस के लिए आए हो, या फिर इंडिया के अंदर कोई गेम्स खेलने आए हो, तो आप उसे लेके आ सकते हो। क्या ये चीज क्लियर हो गई है? तो चारों कंडीशन जो एक्सेप्शन है उसको आपने इस तरीके से यहां पर कर दिया। ये चारों की पॉइंट से वो आपको याद होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, प्रोवाइजो ए। देन प्रोवाइजो 2 यानी कि सेकंड एक्सेप्शन प्रोवाइजो बी। अब ये कौन है? फॉरेन टूरिस्ट, यानी कि वो लोग जो इंडिया के अंदर आ रहे हैं बाहर से। अभी तक तो हम इंडिया के अंदर बाहर वाला देख रहे थे, अब सिर्फ और सिर्फ बाहर से अंदर आने वालों के लिए क्या है? अब बोनाफाइड टूरिस्ट बिलोंगिंग टू सच कंट्री एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गेजेट स्पेसिफाई। तो देखो सबसे पहले तो आपको इसमें जो ध्यान रखने वाली जरूरत बात है ना, वो ये कि बिलोंगिंग टू सच कंट्री एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट स्पेसिफाई, यानी कि हर कंट्री वालों के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। कल को क्या पाकिस्तान वाला इंसान इंडिया के अंदर गन लेके आएगा? नहीं लेके आ सकता, क्योंकि वो प्रिस्क्राइब्ड कंट्री की लिस्ट के अंदर होगा ही नहीं। तो यानी कि सबसे पहले तो आपको उस प्रिस्क्राइब्ड लिस्ट के अंदर आना पड़ेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट निकालेगी। हु इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय द लॉज ऑफ दैट कंट्री फ्रॉम हैविंग इन हिज पोजीशन एनी आर्म्स और एम्युनिशन, यानी कि पहली बात आप उस कंट्री की लिस्ट में आओ। दूसरा, जिस कंट्री में आप रहते हो उस कंट्री के आर्म्स लॉ के अकॉर्डिंग आप आर्म को पजेस कर सकते हो। मैं विदाउट अ लाइसेंस अंडर दिस सेक्शन बट इन अकॉर्डेंस विद सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड bring with him into India arms and ammunition in reasonable quantities for the use by him for the purpose only for sports and no other purpose। यानी कि भैया सबसे पहले आप स्पेसिफाइड कंट्रीज की लिस्ट के अंदर फॉल कर रहे हो। दूसरा, आप अपनी होम कंट्री के अंदर फायर आर्म पजेस या फिर एम्युनिशन पजेस करने के लिए क्वालिफाइड हो। तीसरा, बोनाफाइड यूज के लिए लेके आ रहे हो। बोनाफाइड यूज क्या है? स्पोर्ट्स। तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तो ही आपके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। उसके अलावा और क्या कंडीशन है कि भाई वो इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने टाइम के लिए आया है? 6 महीने के लिए। वो 6 महीने से ज्यादा इंडिया के अंदर नहीं रहने वाला है। अगर आप 7 महीने या 8 महीने रह गए तो ये वाला जो एक्सेप्शन है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। तो चीज समझ में आई? सबसे पहले आप वो प्रिस्क्राइब कंट्रीज की लिस्ट में आने चाहिए। दूसरा, आप अपनी कंट्री के अंदर अलाउड होने चाहिए उस फायर आर्म एम्युनिशन को पजेस करने के लिए। तीसरा, कोई और कंडीशन इस एक्ट के अंदर डाली गई है उसको फुलफिल करो। चौथा, आप बोनाफाइड यूज के लिए लाए हो। बोनाफाइड यूज क्या होना चाहिए? स्पोर्ट होना चाहिए। और पांचवी कंडीशन कि आप इंडिया के अंदर 6 महीने से ज्यादा नहीं स्टे करने वाले हो, तो आप लेके आ पाओगे, अदरवाइज आप लेके नहीं आ पाओगे। ओके, देन चलिए चलते नेक्स्ट के ऊपर, सबसेक्शन 2। तो अभी तक मना किया जा रहा है कि आप लेके नहीं आ पाओगे। अब ये बोला जा रहा है कि अगर आप इंडिया में आते हो तो अथॉरिटीज के पास ये पावर है कि वो आपकी चेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये प्रोविजन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? वो तो वही बात होगी, टाइगर विदाउट हिज टीथ, है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है भैया, आपने अगर वो शेर बनाया है, ये आर्म्स एक्ट नामक एक शेर बनाया, तो आपको दांत भी तो देने पड़ेंगे काटने के लिए, अदरवाइज कौन डरेगा?
तो इसलिए क्या बोल दिया, हम अथॉरिटीज को पावर दे रहे हैं कि वो डिटेन कर सकते हो उन फायर आर्म्स को। कैसे, चलिए समझते हैं। Where the commissioner of customs or any other officer empowered by the central government has any doubt, यानी कि डाउट के बेसिस पर भी आप चेकिंग कर सकते हो, he may detain the arms or ammunition until he receives the orders of the central government in relation thereto। तो क्या होना चाहिए भैया, कोई पर्सन आया इंडिया के अंदर आर्म्स और एम्यूनिशन के साथ और वो क्लेम कर रहा है कि भैया मुझे प्रोवाइजो ए या फिर प्रोवाइजो बी का बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन जो कस्टम ऑफिसर है या फिर कोई दूसरा ऑफिसर उसे लगता है कि नहीं उसके ऊपर क्लॉज ए और क्लॉज बी एप्लीकेबल नहीं है, तो क्या करेगा, वो उस आर्म्स और एम्यूनिशन को क्या कर लेगा, डिटेन कर लेगा। ठीक है, आपने डिटेन कर लिया, लेकिन जो डिटेन है ना टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है। कब तक, जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको फर्दर ऑर्डर ना मिल जाए। यानी कि आप डिटेन तो कर रहे हो, लेकिन वो जो पावर है डिटेन करने की, तो डिटेन आप कब तक करोगे, टेम्परेरी पीरियड के लिए। उसके बाद एज पर दी ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आपको वो काम करना पड़ेगा, या तो रिटर्न कर दोगे या डिस्पोज ऑफ कर दोगे, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर फुलफिल करना है। ओके, क्या सेक्शन 10 का सब सेक्शन 2 समझ में आया आपको? चलिए आगे चलते हैं अब हम सब सेक्शन 3, मूवमेंट विद इन इंडिया बाय सी और एयर। अब देखो क्या होता है, जैसे मैं ये इंडिया का मैप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, इंडिया का मैप है। अब देखो यहाँ पे छोटी सी चीज आपको ये समझनी है, छोटी सी चीज समझनी है आपको। देखो कि इंडिया का जो मैप है ना उसमें थोड़ा सा इशू क्या है, ये वाला जो पोर्शन है, मैं इसका कलर रेड कर देता हूं। हाँ देखो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन हो गया, उसके अलावा ये वाला पोर्शन हो गया, है ना। तो देखो ये क्या हो गया आपका, नेपाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है नेपाल, ठीक है। और ये वाला जो आ रहा है आपके बंगाल की खाड़ी आ गया, ये वाला वो एरिया अगर यहाँ पे आपका बांग्लादेश आ जाएगा, यही है, ठीक है, यही होना है। और सॉरी यहां पर मैंने गड़बड़ कर दी है, जस्ट अ सेकेंड। ये आपका नेपाल है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, नेपाल हो गया, और यहां पर ये आपका बांग्लादेश हो गया, ठीक है। अब देखो अगर आप यहां से कोई आम लेके जाते हो और आप बांग्लादेश की टेरिटरी क्रॉस करके फिर से वापस इंडिया की टेरिटरी में आ रहे हो, तो टेक्निकली आपने इंडिया के ही एक पार्ट से दूसरे पार्ट में उसको ट्रांसफर किया है। और सेम चीज आप लॉजिक लगा लो कहां पर, यहां पर नेपाल की सिचुएशन में। या फिर आप इंटरनेशनल बॉर्डर भी कर सकते हो कि भैया आपने गुजरात से आम भेजने, कहां पर, फॉर एग्जांपल यहां पर चेन्नई की साइड, तो आप या तो बाय लैंड लेके आ जाओ, बाय लैंड लेके आ जाओ तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आप पूरा घुमा कैसे लेके आते हो। तो देखो जब तक आप यहां पर हो तब तक तो इंडियन वाटर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे आप श्रीलंका के पास गए तो आप श्रीलंका की टेरिटरी में चले गए और घूम के वापस इंडिया में आए। तो यहां पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए कि कहने को तो आप इंडिया के अंदर ही ट्रांसफर कर रहे हो, लेकिन क्योंकि बीच में क्या आ गया है, कुछ ऐसी टेरिटरी आ गई है जो इंडिया का पार्ट नहीं है, तो क्या करना होगा। तो चलिए समझते हैं। आर्म्स एंड एम्युनिशन टेकन from one part of India to another by sea or air or across any intervening territory not forming part of India are taken out of and brought into India within the meaning of this section। यानी कि कहने को आप इंडिया के अंदर ही ट्रेवल कर रहे हो तो टेक्निकली तो सेक्शन 10 आपके ऊपर नहीं लगना चाहिए, लेकिन यहां पर कुछ ऐसी टेरिटरी आ गई है जो इंडिया का पार्ट नहीं है, तो फिर हम यहां पर क्या मान के चलेंगे कि आपके ऊपर सेक्शन 10 अप्लाई करेगा। यानी कि इंडिया के अंदर आप सारा काम कर रहे हो, फिर भी आपको ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे कि आप आर्म्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो। ये बिल्कुल सिंपल शब्दों में आप समझ सकते हो। यानी कि इंडिया के अंदर काम चल रहा है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा तो सेक्शन 10 नहीं लगना चाहिए, लेकिन आप किसी एक ऐसी टेरिटरी से निकले हो जो इंडिया का पार्ट नहीं है, तो अब आपके ऊपर सेक्शन 10 लग जाएगा, इवन दो आप इंडिया के अंदर ही उस पार्ट को क्या कर रहे हो, उस आर्म्स एम्युनिशन को क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। क्या ये चीज क्लियर हो गई है? यहां पे सिंप्लीफाइड वर्जन में भी लिखा हुआ है, इवन इफ द मूवमेंट इज विद इन इंडिया, इफ इट इन्वॉल्व सी और एयर रूट और क्रॉसेस फॉरेन टेरिटरी, इट इज ट्रीटेड एज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अ लाइसेंस इज देयरफॉर रिक्वायर्ड अनलेस एन एक्सेप्शन अंडर प्रोविजो ए एंड प्रोविजो बी अप्लाइज। दिस प्रिवेंट मिसयूज ऑफ रूट्स टू इवेट द लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट। ये चीज क्लियर हो गई है क्या आपको? तो अगर आपको सेक्शन वैसे नहीं समझ में आ रहा तो इसके थ्रू आप इसको और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हो और याद रख सकते हो। ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 3। क्या ये प्रोविजन आपको क्लियर हो चुका है?
किसी भी तरीके का डाउट, अगर कभी भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 11 के ऊपर। यहां पे क्या कर दिया गया है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर प्रोहिबिशन लगा दिया गया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गेजेट प्रोहिबिट द ब्रिंगिंग इनटू और टेकिंग आउट ऑफ इंडिया आर्म्स और एमुनेशन ऑफ सच क्लासेस एंड डिस्क्रिप्शन एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। यानी कि जब हम सेक्शन 10 में पढ़ रहे थे कि आप ला सकते हो, लेकिन सेक्शन 11 में प्रोहिबिशन लगा दिया कि सर्टेन कैटेगरी ऑफ आर्म्स एंड एमुनेशन है जिसको आप नहीं लेके आ पाओगे और नहीं इंडिया से बाहर लेके जा पाओगे। तो इसको इसी तरीके समझो कि सेक्शन 3, 4, 5 आपको अलाउ कर रहा था कि आप क्या कर सकते हो, फायर आर्म्स को कैरी कर सकते हो, पजेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सेक्शन 7 जो है ना, प्रोहिबिट कर देता है प्रोहिबिटेड आर्म्स को, कि भैया कुछ भी हो जाए आपको प्रोहिबिटेड आर्म्स नहीं रखने दिया जाएगा। तो ऐसा ही कुछ सेक्शन 11 है। सेक्शन 10 आपको अलाउ करता है कि आप कर लो विद लाइसेंस, लेकिन सेक्शन 11 क्या करता है, प्रोहिबिशन लगा देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ ऐसे आर्म्स और एमुनेशन बता सकती है जिसको इंडिया में ना तो लेके आया जा सकेगा और ना ही उसको इंडिया से बाहर लेके जा सकते हो। ये आपका सेक्शन नंबर 11, ठीक है। इंपोर्ट के ऊपर प्रोहिबिशन है, एक्सपोर्ट के ऊपर प्रोहिबिशन है। क्या ये चीज क्लियर हो गई है? फिर से की पॉइंट्स समराइज वे में, पावर्स विद इन सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज्ड ओनली बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट अप्लाइज टू स्पेसिफाइड क्लासेस एंड डिस्क्रिप्शन ओनली, यानी कि इन जनरल नहीं रहेगा। सच प्रोहिबिशन इज बाइंडिंग ऑन ऑल पर्सन्स इन इंडिया। क्या ये चीज क्लियर हो गई है? सेक्शन 11 स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ आर्म्स एंड एमुनेशन की बात करता है। अब आज की क्लास में जो लास्ट सेक्शन है वो है हमारा सेक्शन नंबर 12, ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट पावर ओवर ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्म्स, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि भैया स्पेसिफिक आर्म्स को कोई भी इंसान क्या नहीं करेगा, ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, ट्रांसफर नहीं करेगा, ओके। डायरेक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गेजेट डायरेक्ट दैट नो पर्सन शैल ट्रांसपोर्ट ओवर इंडिया और एनी पार्ट thereof arms or ammunition of such classes and description as may be specified in the notification unless he holds a license issued in accordance with the provision of this act and rules made thereunder। यानी कि क्या हो रहा है कि लेट सपोज, जैसे ये आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई एक शिप है जो यूएसए से चलती हुई आ रही है, उसको जाना है ऑस्ट्रेलिया, तो इंडिया की यहां से निकलती हुई जा रही है, इंडिया में उसको होल्ड था उसका, ठीक है, यानी कि इंडिया में 1-2 दिन का रेस्ट हो, इंडिया में रहेगी। तो अब आप क्या कर रहे हो, इंडिया के अंदर लैंड पर तो एंटर नहीं कर रहे हो, लेकिन पोर्ट पर तो आ गए हो। तो आप ये बोलोगे साहब मैं तो अपनी शिप पे खड़ा हुआ हूं, तो क्या आप वहां पर उस प्रोहिबिटेड आर्म को रख सकते हो? क्या नहीं। यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर बोल दिया कि आपकी शिप पर कुछ ऐसा वेपन है जो अलाउड ही नहीं है कि आप इंडिया के थ्रू लेते हुए जाओ, तो आपको वो काम करने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। यानी कि ना सिर्फ आप इंडिया में आने के लिए लाइसेंस ले रहे हो, बल्कि अगर आप इंडिया के थ्रू इस तरीके से जा रहे हो, शिप्स के थ्रू या फिर एयर के थ्रू इस तरीके से इंडिया के ऊपर होते हुए जा रहे हो, तब भी आपको लाइसेंस लेने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि ये देखो मिसयूज रोकने के लिए है। कल को क्या होगा, कोई भी इंडिया में, बोलता हूं लेट सपोज इंडिया में कोई इंसान जो है आर्म्स को स्मगल करता है, ठीक है, एक शिप आई और इंडिया के पोर्ट पर आकर रुक गई। अब गवर्नमेंट को क्या मिल गई, इंफॉर्मेशन मिल गया, अथॉरिटीज को इंफॉर्मेशन मिल गई कि ऐसे कोई शिप आई है। अब उसके ऊपर छापा मारा जाएगा, राइट, गन्स पकड़ ली जाएंगी। अब वो इंसान क्या बोलेगा, साहब मैं इंडिया के अंदर लेके थोड़ी ना आया हूं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट थोड़ी ना हुआ, मैं तो बस शिप को यहाँ पे होल्ड करके रखा हूं, 2 दिन बाद रेस्ट करके निकल जाऊंगा। तो पकड़े गए तो आप बच जाओगे ये बोल के, और नहीं पकड़े गए तो आपने वो स्मगल कर दिया इंडिया के अंदर। तो इसी रीजन की वजह से प्रोविजन डाला गया कि आप वहां पर इंडिया के थ्रू होते हुए भी नहीं लेके जा सकते हो। यानी कि इंडिया के अंदर जो आर्म्स एक्ट है उसने एक ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बना दिया है कि कोई किसी भी तरीके से कोई एक्सेप्शन का बेनिफिट लेकर इंडिया के अंदर आर्म को सप्लाई ना कर पाए, बाहर से इंडिया ना लेके आ पाए, इंडिया के अंदर ही ट्रांसफर ना कर पाए। और इसीलिए आप यकीन मानिए कि इंडिया के अंदर क्राइम जो थोड़ा बहुत लिमिटेड है ना, थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन है, इसीलिए लगा हुआ है। अदरवाइज इंडिया बन जाता यूएसए। जिस तरीके से यूएसए में देखते हो ना, आए दिन धड़ धड़ गोलियां चलती रहती है, स्कूल के अंदर गोलियां चल जाती है, चर्च में चल जाती है, शॉपिंग मॉल में चल जाती है, मार्केट में चल जाती है, अलग अलग जगह। इंडिया में भी ये हो रहा होता, लेकिन थैंकफुली इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आर्म्स एक्ट के अंदर इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। तो क्या ये चीज आपको याद रहेगी? तो सेक्शन 7 से लेके सेक्शन 12 तक का भी हम पोर्शन कवर कर चुके हैं। आई होप आपको ये जो पोर्शन है अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको क्रिएटिव वे में पढ़ा पाऊँ,
इस तरीके से डायग्राम्स लेके आ पाऊँ, फ्लो चार्ट्स लेके आ पाऊँ, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाए। आपको जो चीज़ें विजुअल वे में याद रहती है ना, वो पढ़ के याद नहीं होती है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं इसीलिए अलग अलग सेगमेंट के अंदर वो चीज़ें बताऊं, की पॉइंट्स अलग बताऊं, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स अलग बताऊं, ठीक है। इस तरीके से आपको अलग अलग चीज़ें आपको पता रहे, ताकि आप कोई भी गड़बड़ ना करो, क्योंकि देखो एक छोटी सी मिस्टेक ना आपको रेस से बाहर कर सकती है। इसीलिए इन पीपीटीज को आप डाउनलोड कीजिए, सॉफ्ट कॉपी में पढ़िए, नहीं पढ़ सकते तो आप प्रिंट आउट निकलवाइए, लेकिन पढ़िए। इसीलिए पीपीटीज मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, ताकि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उनको पढ़ सको। तो देखो, मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूं कि मैं आपको गाइड कर सकता हूं। उस रास्ते पर चलना है, नहीं चलना है, पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ये पूरा आपके ऊपर है। और मुझे लगता है ना कि जो हमारे स्टूडेंट है इतने समझदार है कि उन्हें समझ में आ चुका होगा कि जब हम एज अ टीचर उनके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो कॉन्ट्रीब्यूशन हम उनसे भी एक्सपेक्ट करते हैं। हम भी एक्सपेक्ट करते हैं, हमें भी उम्मीद है कि भाई इतना तो आप पढ़ ही लोगे, इतनी तो पढ़ाई आप कर रहे होंगे रेगुलर बेसिस पे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप पढ़ रहे हो और हमारा जो एफर्ट है वो वेस्ट नहीं हो रहा है, इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म कर दें। और अगर आपको हमारा टीचिंग मेथड पसंद आ रहा है, हमारी लेक्चर सीरीज आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।